वाइड एंगल के अंतर्गत इस कॉमन सेंस कन्वर्सेशंस के दूसरे एपिसोड में जो मंदिरों के ध्वंस विध्वंस के बारे में स्पेशली ये जो एक कन्वर्सेशन सत्य हिंदी पर प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ हुई है, उसके बारे में ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में जो वो सत्य हिंदी का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने तीन मुद्दे उठाए थे। एक ये था कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को विध्वंस नहीं किया था, या अगर किया भी था तो उसके कुछ रीजन थे। तो उन्होंने एक राजस्थान की महारानी वगैरह का एक झूठा फिर किस्सा उसके साथ जोड़कर बात की थी। पिछले एपिसोड में हमने उस बात को साफ किया और दिखाया कि ये बहुत साफ इंस्ट्रक्शंस थे। वो जो कहते हैं कि वहां पर राज के विद्रोही लोग रहते थे, वो बात भी गलत है, जबकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमने मौसिर आलमगीरी के साकी के उससे लेकर 12वें चैप्टर में 12वें साल में ये वाक़ा हुआ था। तो उसमें हमने सारी रेफरेंसेस सामने रखकर ये बात दिखाई कि असल में औरंगजेब को किसी ने ये बताया था कि इन जगहों पर बनारस में काशी विश्वनाथ में हिंदू ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म की शिक्षा देते हैं। और जब उसने सुना तो उसने सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जहां कहीं ये ऐसा काम हो उसको बंद किया जाए, और जिस जगह ये हो रहा हो उसको ध्वंस किया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, उसको डिमोलिश किया जाए। और फिर उसी साल में, ये 12वें साल की बात है, उसी साल में ये बात जो हुई थी, उसके औरंगजेब के पास जो ये शिकायत या किसी मौलवी ने जो कहा था कि इस तरह से हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो उसके 2 महीने के अंदर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की बात सामने आई। उसी साकी के मुआसिर आलमगीरी में हमने जादूनाथ सरकार का ट्रांसलेशन सामने रखा, सारे डॉक्यूमेंट सामने रखे। आज हम बात करने वाले हैं उससे भी पहले का एक इवेंट, जिसमें महमूद गजनवी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा। इसके बारे में जो वो एपिसोड सत्य हिंदी का था, उन्होंने तीन बातें प्रोफेसर पुनियानी ने की थी, जिसको हम अंग्रेजी में ये कहेंगे कि वो अपोलोजेटिक जो वो बने थे कि इसको डिनाई किया जाए, जैसे ये, क्योंकि ये पूरी सीरीज हमारी डिनायल ऑफ डिस्ट्रक्शंस का है। तो इसमें हमारा आ रहा है जो आज का ये हमारा डिस्कशन होगा प्रदीप जी के साथ। और इसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि ये तो एक ऐसा ही आइसोलेटेड इवेंट था, उसको किसी ने महमूद गजनवी को रोका नहीं। फिर वो दूसरी एक अपोलोजेटिक के वहाँ वो तो लूटने के लिए आया था, उसको मंदिर तोड़ने से, यानी कि धर्म पर हमला करने का कोई उसका मतलब नहीं था। तो इस बारे में हम बात करेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं, ये जो हमारे आज की डिस्कशन का सार है आज का, तो इसमें हम एक पहले उस मंदिर के बारे में गजनवी ने किस तरह से क्या किया क्या नहीं किया, उसके जो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं वो क्या है। उस बातचीत में जो सत्य हिंदी की बात हुई थी उसमें अ, असल में जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, ये एक 2 साल पहले उन्होंने एक और एपिसोड किया था। उस वक्त वो सच का सामना करते थे, उस सीरीज में उन्होंने खाली इसी पर एक किया था। और उस वक्त तो उन्होंने किसी खास तारीख का हवाला नहीं दिया, लेकिन यहाँ उन्हें उतबी और बहीकी की तारीखों का हवाला दिया। तो हम उस सब पर बात करेंगे। लेकिन एक और चीज जो हम चाहते हैं कि सब लोगों के सामने आए, उसकी हम आज के इसमें बात करेंगे। और पहले आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है, और हम स्वागत करते हैं प्रदीप जी का, प्रदीप कोल खड़बली का, कि
इस कन्वर्सेशन में वो हमारा साथ दें और बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि राम पुनियानी जी का जो वो पॉडकास्ट था, उसमें जो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के डिस्ट्रक्शन के बारे में एक एपोलोजेटिक बात करके बात को टाला, और ये अस्वीकार किया कि मोहम्मद गजनवी ने किसी रिलीजियस या धार्मिक प्रतिशोध के बुनियाद पर उस तक मैं के कुछ अंश आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो इंसिडेंटली हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित और फाउंडर्स ऑफ इंडिया जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने भी एक्चुअली ये सारे जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, चाहे वो सेकुलर है या किसी भी, तो उनका ये है कि दे इस्लाम या मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को समझ नहीं पाए। मैं कोट करता हूँ जवाहरलाल नेहरू जी के ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। He was a Mohammedan, of course, but by the way, he was very brilliant soldier, and we must therefore, and he did not spare the people in Multan, and we must therefore not fall into the common error of considering Mahmud as anything but successful soldier. Uh, मतलब he was a successful soldier, that is all right, but he was a looter, he was a marauder who invaded a country and destroyed its symbols of uh, religious symbols, cultural symbols. इस चीज को आगे ले जाने में राम पुनियानी जी जैसे या रुमिला थापर जैसे लोग, इरफान हबीब जैसे लोग आगे आगे अग्रणी पंक्ति में हम उनको देखते हैं। परंतु जब हम बुनियादी स्रोतों की बात करते हैं, प्राथमिक स्रोतों की बात करते हैं, या बुनियादी जराए जो हिस्ट्री में हमें मिलते हैं, जिस पर डॉक्टर अल्बर्ट साहब आपने बहुत काम भी किया है, जब आपने मीडियल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी, या कलहन्ना के बारे में आपने लिखा है, या पोस्ट कलहन्ना कश्मीर के बारे में लिखा, तो बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि हम प्राथमिक प्राइमरी सोर्सेज को नजरअंदाज नहीं करें, और जो सानवी सोर्सेज हैं उनके बाद उनको हम देखें, जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। मगर यहाँ बात कुछ ऐसे बनती है कि राम पुनियानी जैसे हिस्टोरियंस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, यही ये जो जबकि आपने हमारे बात कही पास ना, सही। ये जो बात है, हम ये जी। चीज चाहते हैं कि जो आज का हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम इस बात पर डिस्कस जी। करें कि क्योंकि पहले ये जो बात चली जा रही है, इसको हम एक्सप्लेन अवे कहें, या इसको डिसफॉर्मेशन कहें, डिसइंफॉर्मेशन कहें, या इसको आउटराइट डिनाइल ऑफ रिलीजियस इन्वेजन कहें, इस बारे में हम बात करना, मेरे ख्याल में आज हम जी। पहले इस बारे में कुछ बात करते हैं। मेरी जो समझ है, मैं इस बारे में रिसर्च करते करते मेरे को 1927 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक किताब लिखी है। मैं उसमें से कुछ अंश शेयर करना चाहता हूं, तो उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी इशू पर किताब लिखी गई है 1927 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर है। तो उन्होंने दो बातें कही हैं इसमें, जिनकी तरफ मैं अपने दर्शकों का आपका ध्यान चाहता हूं आकर्षित करना। ये एक प्रीफेस में कुछ वर्ड्स हैं। There has recently grown up a tendency among some Muslims in India to adore Mahmud as a saint, and to such a scientific evaluation of his work and his policy will appear very pale. ये एक चीज है कि बहुत सारे जी। लोग उस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे महमूद गजनवी ने
जैसे बहुत ही वो कोई सेंट था। एक ये बात है। अच्छा, ये बात ये कह रहे हैं। तो दूसरे बात ये है इसमें, एक और चीज मैं इसमें शेयर करना चाहता हूं। इनने ये द मुस्लिम वर्ल्ड इन द 10th सेंचुरी का जो पहला चैप्टर है उसमें ये लिखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एथिकल डॉक्ट्रिन्स एंड रिलीजियस क्रीड्स, सेज जॉन स्टुअर्ट मिल, आर full of meaning and vitality to those who originate them and to direct disciples of the originators. Their meaning continues to be felt in undiminished strength and is perhaps brought out into fuller consciousness so long as the struggle lasts to give the doctrine or creed an ascendancy over other creeds. At last, it either prevails or becomes a general opinion, or its progress stops. It keeps possession of the ground it has gained but ceases to spread further. From this time, may be usually dated the decline in the living power of the doctrine. There is a progressive tendency to forget all of the belief except the formularies or to give it a dull and torpid assent. ये जो इसको जॉन स्टुअर्ट मिल की बात को प्रोफेसर हबीब ने कोट किया है, ये यह कहते हैं कि जो हमारे रिलीजियस डॉक्ट्रिन होते हैं वो तो आते हैं, उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उसके बाद वो किसी दूसरी शक्ल में सामने आ जाते हैं, और उस दिन के बाद जो एक्चुअल डॉक्ट्रिन है उसका डिक्लाइन शुरू होता है। मैं इस बात को इसलिए कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूं कि इस बारे में कोई शक नहीं है कि जो लेटर जिसको अक्सर हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ इस्लाम, दैट वाज स्प्रेड ऑफ मुस्लिम किंगशिप्स। जब हम इस पूरे इस्लाम की मुसलमान हिस्ट्री जब देखते हैं तो प्रॉफिट के साथ 622 ईस्वी की बात है, 622 ईस्वी में हिजरत होती है, तो इस्लाम एक कंक्रीट फॉर्म लेता है। 632 में प्रॉफिट की डेथ हो जाती है। तो ये जो 10 साल का पीरियड है इसमें वो डॉक्ट्रिन्स होते हैं, कुरान आता है, सब कुछ जो वो बातें हैं डॉक्ट्रिन वगैरह आके ऐसे कहा जाता है। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मुस्लिम हिस्टोरियन की बात कही हुई है। तो उसके बाद इमिडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट जो कोई लोग वो मान रहे थे तो उन्होंने रेबेलियन किया, वो बगावत पर उतर आए। तो उसके बाद फिर प्रॉफिट की डेथ के बाद एक बड़ा ये भी एक इशू उठा कि उसका सक्सेसर कौन होगा। तो उसमें कहा जाता है कि उमर फारूक का काफी बड़ा हाथ था अबू बकर को खलीफा बनाने में, और उस वक्त जो शिया लोग हैं उनका मानना है कि हजरत अली का ये राइट था, क्योंकि उनको डिक्लेयर किया गया था वगैरह वगैरह। वो काफी थियोलॉजिकल मसला है, उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि इमिडिएटली आफ्टर अबू बकर बिकेम खलीफा, तो उसके बाद इमिडिएटली लड़ाई शुरू हो गई, रिद्दा वार जिनको कहा जाता है। वो 1 साल तक चली, और उस लड़ाई में अबू बकर not as a doctrinaire of a religion, but as a commander of the force of Muslims, an army of Muslims of Quraysh। तो उन्होंने पूरे का पूरा जो जो वो ये अरबिक्स जिसको आज हम सऊदी अरबिया कहते हैं उसको रिकॉन्कर किया। तो ये जो बात चली आई, तो एक तरीके से जो बात यहां पर प्रोफेसर हबीब ने जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कही है कि डॉक्ट्रिन खत्म हो जाता है बनने के बाद, और उसके बाद ये पावर स्ट्रगल चली आती है। तो वो पावर स्ट्रगल इमिडिएटली शुरू हो गई।
तो उसके बाद हम देखते हैं जैसे इसके बाद जो चार खलीफे हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं, तो उसके बाद इनफैक्ट तीसरे खलीफे के बाद जो उस्मान बिन अफान है, जो 650 51 से 56 तक का खलीफा था, उसकी डेथ एक रिबेलियन में हुई। लोग उसके खिलाफ रिबेल कर गए। तो उसके बाद और कुछ बहुत लड़ाई हो गई। तो फिर उसकी डेथ के बाद जिस वक्त चौथा राशिदीन खलीफा हजरत अली खलीफा बन गए, उसी वक्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जो तीसरा खलीफा था, उसके रिश्तेदार मुआविया ने दमश्क में, जो सीरिया में है, उसमें अपनी खिलाफत डिक्लेयर की, और उनके 4 साल तक उनका आपस में लड़ाई चलती रही। तो उस लड़ाई के बाद 660 के आसपास मुआविया ने एक बाज़ाब्ता हाउस को एस्टेब्लिश किया, जिसको उम्मैद खिलाफत कहा जाता है। करीब करीब अगले 100 साल तक ये खिलाफत चलती रही। तो इस खिलाफ, अब ये जो खिलाफत थी, ये खिलाफत कम और बादशाहत ज्यादा थी। मौदूदी साहब ने भी एक किताब लिखी है, सल्तनत और खिलाफत। उसमें भी वो यही डिस्टिंक्शन करते हैं कि वो ये चीज मानते हैं कि जो खुलफाई राशिदीन थे, वहां तक तो जैसे ये डॉक्टर हबीब कहते हैं डॉक्ट्रिन चला, लेकिन उसके बाद डॉक्ट्रिन का डिक्लाइन होके खाली किंगशिप चलती रही, और वो किंगशिप बहुत देर तक चलती रही। अब इस किंगशिप का जो झगड़ा है, जैसे प्रोफेसर पुनियानी है, या जैसे आपने जो कोट किया उसमें जो लिखा हुआ है कि ये राजे लोग थे। हमारे सामने एक बहुत रिसेंट मिसाल है बाबर की। वो आया यहाँ, उसने कब्जा किया, लेकिन फिर उसको कहते जो है कि उसको चैलेंज किया। जब वो आगरा पहुंचा, तो उसने भी वही किया। वो अफीम खाने वाला था, शराब पीता था। उसका उनने काबुल में फिर एक पूरा तालाब बनाया था शराब का, उसमें टांगे लटका के वो शराब पीते रहते थे। इस तरीके के लोग थे। हाँ, ये इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस्लाम में शराब के साथ बहुत ज्यादा तेज पाबंदी है। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, जब उसको जंग लड़नी पड़ी, तो उसने आके सब आदमी अपने फौजियों को जमा करके उनके सामने शराब का अपना प्याला तोड़ दिया, और कहा कि मैं जहाद पर निकल रहा हूं, तुम सब लोगों ने ये जहाद करना है। ये जो जिस वक्त भी कोई दूसरी ये बात आ जाती है कि एक तो ये बादशाह लोग जो हैं, ये अपने लड़ाई के लिए लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो फिर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको, ये जहाद हो गया और ये इस्लाम का मसला हो गया। तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो ये बात होती है कि जो फौज है वो एकदम समझ लेती है कि ये तो हमने जहाद पर जाना है, अब कोई वो नहीं, वो इस तरीके से लड़ना शुरू करते हैं। और आगे पीछे आने वाले जो बाकी लोग हैं, जैसे जो मैंने कोट किया उसके प्रेफेस में, जो ये प्रोफेसर हबीब कहते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, ये 1927 1927 की बात कर रहे हैं, 20s की, कि ट्रेंड चला है, गजनी को एक सेंट बना दिया गया है। वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो आम लोग हैं, आम मुसलमान हैं, वो इसी वाले बहस में चले जाते हैं, इस नहज में चले जाते हैं कि ये एक जहाद था, ये रिलीजियस वार थी, और उस रिलीजियस वार का प्रतीक बन जाता है सोमनाथ। जब ये इस तरीके की रिलीजियस वार का प्रतीक बन जाए सोमनाथ, तो उसको किस तरह से हम बादशाही वाली लड़ाई कह के डिनाई कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। जी, ये जो बात है, ये इसलिए बड़ा जो ही हमारी आज की जो ये टॉक है, इसका जो हमने ये शीर्षक दिया हुआ है, इस्लाम वर्सेस मुस्लिम किंग्स, इस डिस्टिंक्शन को समझना होगा, लेकिन इस चीज को हर एक आदमी ने समझना होगा। इस चीज को हिस्टोरियंस ने समझना होगा कि
अगर ये बात मुस्लिम, तो उसको डिनाई करो, रिफ्यूट हिम दैट प्लेस. जो द व्हाट प्रोफेसर हबीब इज डिक्राइंग इन हिज बुक is the masses being beguiled, people thinking that Ghaznavi was a saint of a later day saint, that he was a jihadi who was fighting for Islam. And when people and historians, when everybody thinks, believes, projects the whole thing as a fight for the innate Islam, then you cannot explain this whole thing away as a uh, what you say, that this was simply a war of kingships. It ceases to be a war of kingships and it becomes a war of religion. And that is why these Muslim kings, to beguile the people and to have that man, this man, ye jo Ghazni hai, he had no respect for caliphs at all. लेकिन ये सोमनाथ के बाद जिस वक्त उसने कनौज को फतह किया, जिस वक्त उसने मथुरा को तोड़ा, उसके बाद उसने चिट्ठी लिखी खलीफा को, और खलीफा ने उसको तमगा दिया, उसको डिक्लेयर किया कि भाई तुम जहादी हो. अगर ये बात है, हाँ। तो फिर किंगशिप की बात कैसे समझी जाएगी? ये जो कंफ्यूजन है, ये सब लोगों ने साफ करना होगा. ये मुस्लिम्स ने पहले साफ करना होगा. हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये साफ करना होगा कि आप ये चीज करो, ये चीज कहो कि दिस वाज वट एवर this Mahmud Ghaznavi, whenever he presented himself as a jihadi, when he appealed to the religious sentiment of Muslims, say that he was cunning, he was deceptive, and that man, it was a betrayal of the very religion of Islam. They should say it. They should reject him, as Professor Habib is saying. But very frankly, Professor Habib is also saying it only halfway. हमारी प्रॉब्लम ही तो ये बन रही है कि Yes. एक साइड से आप कह रहे हो कि उसने सोमनाथ एज ए किंग तोड़ा, दौलत के लिए, लूट के लिए, ये इसके लिए वगैरह वगैरह. और दूसरी तरफ ये है कि जो मुस्लिम्स हैं, जो उसके हिस्टोरियंस हैं, जो बाकी लोग हैं, वो समझते हैं कि वो गाजी था, वो जिहादी था, वो इस्लाम के लिए लड़ रहा था. और तो आप अपनी मस्ती में बैठे हो कि आप उसको जिहादी नहीं मानते हो, और सब लोग उसको जिहादी मानते हैं. पाकिस्तान गजनी के नाम पर मिसाइल बना देता है. आपका जिन्ना कहता है कि जिस वक्त महमूद गजनवी ने हमला किया और सोमनाथ को तोड़ा, पाकिस्तान उसी दिन बना था, मुस्लिम स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट ऑफ फॉर इस्लाम. और आप कैसे डिनाई करोगे? अगर आप डिनाई कर रहे हो, आप कह रहे हो ये तो बादशाह थी, तो आप हम सब लोगों से झूठ बोल रहे हो. ये मेरा कहने का मतलब है. ये एक आर्गुमेंट मैं चाहता हूं कि हमें इस हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में इस चीज को समझना पड़ेगा. जी, दोनों साइड से झूठ बोल रहे हैं वो. अच्छा, अब देखिए कि 1966 में एक किताब लिखी गई थी, खिलाफत मुल्कियात. वो मादूदी साहब ने लिखी थी. एक्चुअली ये किताब जो उन्होंने लिखी थी, ये इन रेस्पॉन्स टू एक किताब थी, मिस्टर अब्बास थे, अहमद अब्बास. उन्होंने यजीद और माविया की खिलाफत पे एक किताब लिखी थी, और उसके रेस्पॉन्स में उन्होंने ये किताब. अब ये वो मौदूदी साहब के लिए कहते हैं कि खिलाफत इज ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन. वो कहते हैं कि इज ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन. फिर कहते हैं कि खिलाफत शुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मोनार्की. फिर कहते हैं कि खिलाफत इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लीडरशिप एंड शुड बी चोजन बाय द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स. फिर खिलाफत इज अ पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल एंड मॉरल इंस्टीट्यूशन. अब ये चारों चीजें जब हम गजन चीजों में फेल हो जाता है. मगर प्रॉब्लम यह है कि आज के गजनी में जहां पे उनकी कब्र है, वहां पे लोग दुआएं पढ़ते हैं. ये ट्रेजिडी है.
यही यही अब ये जो दुआएं जैसे आपने पढ़ना है, रिदा एक एक चीज मैं जोड़ दूं, यही दुआएं पढ़ने वाली बात तो वो प्रोफेसर हबीब 1927 में कर रहे हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारे डिस्कशन का ये हम कहना जी चाहते हैं जी इस डिस्कशन में। हाँ। जो आपने रिदा कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की, जो उबर वो बकर। बकर के जो लाइफ टाइम हुआ था, जो रिंग्स रे, हाँ अबू बकर के, तो वहां के अरब के पांच छह बड़े कबीले जो थे, बनु किनाना, बनु गिफ्तान, बनु फराजा, बनु बकर, बनु मराया, इन्होंने माना ही नहीं अबू अबू बकर को खलीफा। दे डिक्लाइन टू रिकॉग्नाइज हिम एज द खलीफा। और देखिए इतना आपस में इतनी रशकशी थी पावर के लिए कि चार में से तीन खलीफों को असिस्नेट किया गया। 644 में 644 में उमर को मारा जाता है। फिर 656 में उस्मान उस्मान को को। मारा जाता है, वो उस्मान। फिर 661 में अली को असिस्नेट किया जाता है। उसी के बीच में जैसे आपने कहा कि मुआविया ने दमस्कस में, दमशक में उमैयद खलीफे की नींव, खिलाफत की नींव रखी थी। उसी पे तो आपस में इनको, इनकी लड़ाई हुई हजरत अली और मुआविया की, जो फिर आगे बढ़ के जिसमें हम बैटल करबला में उसका वो कल्मिनेशन देखते हैं। ये सारी स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल जो है, ये इसी की ओर इशारा करते हैं। जो डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन डिक्लाइन सून आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ द प्रॉफिट। और उसके बाद जो हम देखते हैं वो एक एक्सप्लॉइटेशन है, किसी वक्त इन द नेम। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉर इस्लाम, इन द नेम ऑफ इस्लाम, या एक्सप्लॉइटेशन इन द नेम ऑफ किंगशिप। और उस किंगशिप को बहुत बहुत बार हमने देखा है कि यहाँ अकबर को भी जिले इलाही कहा जाता था, द शैडो ऑफ द गॉड। ये शैडो ऑफ द गॉड कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि क्यों, यही था कि अपोर्शन करना, रिलीजियस पावर को एक किंग में कैसे अपोर्शन किया जाए, कैसे उसमें जम किया जाए, ये 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 बात। ये हमारे पास हमारे पास अभी 6 मिनट बचे हैं बात को। ओके। तो जी थोड़ा सा जी जी। हमने कंक्लूजन की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात है कि ये जो डॉक्ट्रिन की बात है, डॉक्ट्रिन तो प्रॉफिट के साथ उसके इमीडिएटली आफ्टर तो डॉक्ट्रिन डिक्लाइन में आ गया। इस्लाम की बात नहीं थी। तो जो ये पिछले 1400 साल से चल रहा है, ये पहले क्या था? उमैयद डायनास्टी थी, उसके बाद अब्बासिड जी डायनास्टी आ गई, बस। उसके बाद डिफरेंट डायनास्टी। अब देखो ना, अजीब तमाशा है। जो अफगान, जिसका गजनवी की बात जो चल रही है, वो उसका एस्टेब्लिशमेंट भी, इट वाज अ रिबेलियन अगेंस्ट द बगदाद खलीफा ऑफ द टाइम। बगदाद, बगदाद खलीफा, यस। बगदाद खलीफा के खिलाफ आप जा रहे हो, उसके खिलाफ बात कर रहे हो, उसके लड़ाई कर रहे हो, उसको हरा रहे हो। ये भी महमूद गजनवी की हिस्ट्री में है कि उसने उसको हराया और उसके बाद उसको सुल्तान कहा। हाँ। ये बात भी है उसमें। हम्म, तो फिर आप दूसरे साइड से इसको कैसे कह सकते हो कि ये सारी बातें इस्लाम के लिए हो रही हैं? ये बात है। ये जो आपने बात कही, जो हम इस वक्त बात करना चाहते हैं, वो ये है कि आम दो चीजों को, एक तो जो हमारी मुस्लिम पॉपुलेस है, उसको ये चीज साफ तरीके से समझना है कि ये इस्लाम नहीं है। सोमनाथ को तोड़ना इस्लाम नहीं था। मथुरा को तोड़ के इस्लाम का कुछ अच्छा नहीं हुआ। इतना सारा सब कुछ तोड़ने के बाद इस्लाम का इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि इससे क्या हुआ, इस्लाम के नाम पर एक बादशाह दूसरी बादशाहत, अब ये चाहे किसी वक्त महमूद गजनवी है, किसी वक्त ये गोरी है, किसी वक्त ये बाबर है, जो भी आता है वो आम लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। ये इसका एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारे हिस्टोरियंस जो अपने आप को रैशनल की तरफ जाते हैं, और जाना चाहिए। हिस्ट्री में हर एक चीज को साफ तरीके से देखना चाहिए।
तो उसको उनको अपने आप को, जैसे हम अभी प्रोफेसर पुनियानी की बात कर रहे हैं, उसी के साथ बाकी जितने सारे हैं, जी हम ये चीज मानते जी हैं कि किसी भी चीज को, हिस्ट्री को हमने किसी ने भी रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आपने रिलीजियस एंगल जहां पर है, उसको यू हैव टू पॉइंट इट आउट एंड रिफ्यूट इट, टेल इट दैट दिस इज ए जी बिट्रेयल, दिस इज नॉट डन। yes, ये जब आप करते हो तो आप गलत करते हो। यू आर नॉट ए ग्रेट किंग बट यू आर ए डिसीवर, यू आर ए डिसेप्टर। ये चीज नहीं कही जाती है। इसे कम। हाँ, सही बात। मसला यही है कि और आपने इस चीज को साफ करना है। ये जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, हम सब एक इगैलिटेरियन सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं चलेगा। आप गजनवी के सोमनाथ को तोड़ने की बात को बादशाहत करके नकार दोगे और फिर कहोगे उसने इस्लाम का काम किया, उसने तो इस्लाम को धोखा दिया। ये चीज हम इसमें कहना चाहते हैं। और इस कंफ्यूजन में बड़े बड़े फिलोसफर भी अरब के और इस्लाम में फंसे हुए हैं। मैं बहुत फंसे अब्दुल हुए हैं। मजीद सानी, अब्दुल मजीद सानी थे वो 470 हिजरी से, मतलब 1077 मतलब एडी में पैदा 1000 हुए थे, मिलेनियम के आसपास। मिलेनियम के आसपास। तो उन्होंने महमूद गजनवी और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में लिखा है, द आइडल्स ऑफ मक्का एंड सोमनाथ वेर डिस्ट्रॉयड by the hands of Muhammad and Mahmud. From Makkah, Muhammad removed opposition. Somnath was made by Mahmud pure and clean. अब देखिए ये जो कंफ्यूजन है, ये खाली एक छोटे तबके तक ही नहीं है, बड़े बड़े फिलोसफर्स इसमें फंसे हैं। इवन इमाम गजाली फंसा हुआ है इसमें। सबसे सब फिलोसफर्स इसमें, बड़े बड़े फिलोसफर इसी में फंसे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसको रिट्रीव कैसे किया जाए, ये मुस्लिम पॉपुलेशन को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा, नहीं तो एक बात बहुत साफ है कि ये जो कोई भी बादशाह, चाहे वो गजनवी है, महमूद गजनवी है, चाहे वो बाबर है, जिस वक्त वो जहाद का नारा दे के अपनी लोगों को मोटिवेट करता है, तो उस वक्त वो इस्लाम को एक्सप्लॉइट करता है। ये तो मुसलमानों को सोचना है। दिस इज ए मिसयूज ऑफ इस्लाम। और हमारे जो हिस्टोरियन है, अगर वो इस चीज को नकार दें, कि ये चीज कहें, इसको डिनाई करें, और वहां पर ये कहें कि इट वाज सिंपली ए पावर टसल, तो दे आर बिट्रेइंग द वेरी रैशनल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। Exactly, yes. They are betraying the very foundation of rational thinking. ये है प्रॉब्लम। मुझे लगता है हम ये बात, मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्चुअल सोमनाथ की बात करेंगे। ये जो पूरे का पूरी जो हमने बात करी, आज टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो ये बात जो हमने करी वो इस चीज को साफ करने के लिए है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एक साइड में आप कंफ्यूजन नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। सही। एग्जैक्टली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो बात धन्यवाद। हुई, हम आगे भी इस चीज को हम कोशिश करेंगे, ये कॉमन सेंस कन्वर्सेशन जो हमारा है, इसको, इस पर हम इस तरीके की इगैलिटेरियन कॉमन सेंस और इक्वलिटी की बातें करेंगे। ये नहीं कि हम एक चीज को डिनाई करें और दूसरे बात चीज को क्रिटिसाइज करें, ऐसे नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।